हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्लो ऑफ ज्ञान। आज हम क्लाइमेट चेंज और हीट वेव के बारे में समझेंगे। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में घटनाएं घट रही हैं, जैसे यूएसए के वेस्ट में हीट वेव की घटना देखने को मिल रही है। एक नया फिनोमेना देखने को मिल रहा है, हीट डोम, वो भी समझेंगे। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लाइमेट चेंज के हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि आखिर ये क्लाइमेट चेंज हुआ कैसे है, वो समझते हैं। क्लाइमेट चेंज जो आज हम जिस युग में रह रहे हैं, वो क्या है? बेसिकली एक आइस एज है। और ये कैसे पता चलता है कि आइस एज है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ग्लेशियर और आइस शीट देखने को मिलते हैं जो प्लानट के कवर किए हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि ये हम लोग आइस एज में रह रहे हैं। आइस शीट जो आज भी मौजूद है वो पास्ट 2.4 मिलियन ईयर्स से मौजूद है। 2.4 लाख साल पहले से मौजूद है और एक्सपेंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। एक साइकिल का निर्माण हो रहा है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक साइकिल का निर्माण हो रहा है। इस पीरियड ऑफ टाइम को हम बोलते हैं क्वाटरनरी पीरियड, जो कि 2.4 मिलियन ईयर्स पहले से चला हुआ आ रहा है। क्वाटरनरी पीरियड से पहले अर्थ जो था मच वार्मर था, बहुत ज़्यादा गर्म था और आइस शीट भी नहीं हुआ करते थे। इनफैक्ट ये इतना जो वार्म था वो 280 मिलियन ईयर्स तक ये वार्म रहा। उसके पीछे चले हम तो ये 4 अदर आइस एज देखने को मिलते हैं अर्थ की हिस्ट्री में, जो कि कुछ लाख साल तक रहे और उसके बाद एक लंबा वार्म पीरियड चला जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स रहा। आज का जो क्वाटरनरी पीरियड है एक्चुअली बहुत शॉर्ट पीरियड है। अगर हम कंपेयर करें टाइम स्केल पे अर्थ की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत ही शॉर्ट है। अब इस घटना को समझने के लिए हम प्लेट टेक्टोनिक को भी समझते हैं। प्लेट टेक्टोनिक से ये पता चलता है कि ये जो कॉन्टिनेंट थे वो अलग हुए और एक आइस एज का निर्माण शुरू हो गया। तो जो अंटार्कटिका है वो अलग होके साउथ पोल की तरफ पोजीशन हुआ और लार्ज लैंड मास जो कूल होने लगे, एक बड़े आइस शीट का निर्माण होने लगा। बाद में ये और ज़्यादा कूल हुए, क्लाइमेट और ज़्यादा कूल हुआ और एक लार्ज रिफ्लेक्टिव बॉडी ऑफ सन एनर्जी का बना। मतलब जो आइस शीट क्लाइमेट के कूल होने से आइस शीट का जो निर्माण हुआ वो सन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये रिफ्लेक्टिव बॉडी का ऐसे बनने लगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कॉन्टिनेंट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट है वो बेसिकली आर्कटिक ओशियन के द्वारा हडल किए गए और ओशियन सर्कुलेशन जो था एक नई पोजीशन में फिक्स कर दिया गया। क्वाटरनरी पीरियड के दौरान क्लाइमेट कूल हुआ है और वार्म हुआ है बहुत बार। दिस हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ मेजर एडवांसेज एंड रिट्रीट ऑफ आइस शीट। ये बहुत सारे मेजर एडवांसेज हुए हैं और रिट्रीट भी हुआ आइस शीट का। आइस शीट बने और उनका रिट्रीट भी हुआ है। ऐसे एक नए लैंड सरफेस का निर्माण हुआ है, शेप दिया गया है। एक नए फीचर्स भी बने हैं रॉक्स के और सेडिमेंट और लैंडफॉर्म ये ऐसे डिपॉजिट होते गए हैं और ये पास्ट क्लाइमेट के बारे में एक एविडेंस को बताते भी हैं। जो लास्ट 10,000 ईयर्स है वो रिलेटिवली वार्म रहा है और वार्म पीरियड जो है क्वाटरनरी में उसको हम होलोसीन भी बोलते हैं। जो 10,000 का जो पीरियड रहा है रिलेटिवली वार्म रहा है और क्वाटरनरी पीरियड में जो ये वार्म पीरियड है इसको बोलते हैं होलोसीन। और ये चेंजेस जो देखे गए हैं रिशिफ्ट ऑफ सन एनर्जी का अर्थ पे, वो भी पार्टली एक्सप्लेन करते हैं ग्लेशियल साइकिल को, जो कि क्वाटरनरी पीरियड के दौरान हुआ है। ग्लेशियल साइकिल जो है ये जब अर्थ पे और ये ग्लेशियल साइकिल जो है वो क्वाटरनरी पीरियड के दौरान जो हुआ है वो सन एनर्जी जो अर्थ पे पड़ी है
उससे भी पता चलता है ग्लेशियर साइकिल क्या चेंजेज हुए हैं जो क्वाटरनरी पीरियड के दौरान, तो उससे पता चलता है। इसको हम ऑर्बिटल फोर्सिंग और मिलानकोविच थ्योरी भी कहते हैं या जाना जाता है, विच इज़ नेम्ड आफ्टर अर्ली 20th सेंचुरी मैथमेटिशियन हु एग्जामिन्ड द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। ये अर्ली 20th सेंचुरी में 20वीं सदी में एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अर्थ का जो ऑर्बिट हो है सन के अराउंड उसकी स्टडी किया है, एग्जामिन किया है। वो बताते हैं कि ऑर्बिटल फोर्सिंग थ्योरी जो है एक आइडिया पे बेस्ड है, जो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ पे पहुंच रही है सन के द्वारा वो टाइम के साथ वेरी होती है और बट एक रेगुलर और प्रिडिक्टेबल वे में वो होती है। ये 3 फैक्टर के साथ वेरी करती है। पहला फैक्टर है कि शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन। अर्थ का जो शेप है, अर्थ का जो शेप है, जो ऑर्बिट है सन के अराउंड, वो क्या है, इसेंट्रिसिटी का निर्माण करती है, जो कि 1 लाख साल में चेंज होती रहती है। 1 लाख साल का जो साइकिल है उसके बाद वो इसेंट्रिसिटी चेंज होती रहती है। एज इट मूव्स फ्रॉम बीइंग मोर सर्कुलर टू मोर एलिप्टिकल एंड बैक अगेन। ये सर्कुलर होती है, फिर ये एलिप्टिकल बन जाती है और फिर से वापस से ये साइकिल चलता रहता है, सर्कुलर से एलिप्टिकल। तो इसको समझने के लिए मैं बता दूं कि जैसे ये अर्थ है और ये मूवमेंट हो रही है इसकी, ऐसे एंगल जो है ये एसेंट्रिसिटी का ये बन रहा है, तो ये पूरा सर्कुलर बन रहा है, कभी ये ऐसे बन रहा है, तो ये एसेंट्रिसिटी का डेवलपमेंट हो रहा है इसमें। अर्थ एक्सिस अराउंड विच इट रोटेट इज करंटली टिल्टेड एट 23.5 डिग्री। अर्थ की जो एक्सिस है, जो ये जिस एक्सिस पे रोटेट करती है वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। ये टिल्ट क्या है, टाइम के साथ वेरी करता है। 21.8 डिग्री टू 24.4 ओवर 41,000 ईयर साइकिल। 41 साल के बाद ये 21.8 डिग्री से 24.4 में चेंज होती है, डिग्री में चेंज होती है। अर्थ जो है एक स्लो ओवल का निर्माण करती है स्पिनिंग एक्सिस पे। क्यों होता है? ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा होता है, जो कि सन और मून के द्वारा लगाया जाता है। ये 2 साइकिल होते हैं जो 19,000 और 23,000 के ईयर में होते रहते हैं। एसेंट्रिसिटी क्या करती है? सीजन में भी कॉज करती है, सीजन को भी चेंज करने में योगदान देती है। इन वन हेमिस्फीयर टू बिकम मोर इंटेंस वाइल द सीजन इन द अदर आर मॉडरेटेड। एक हेमिस्फीयर में जहाँ की इंटेंस होता है, दूसरे सीजन, जबकि दूसरा सीजन दूसरे में क्या होता है? मॉडरेट होता है। एक हेमिस्फीयर में इंटेंस होता है तो दूसरे में मॉडरेट होता है। द ग्रेटर द टिल्ट इफेक्ट मोर इंटेंस द सीजन इन बोथ हेमिस्फीयर बिकम। ज़्यादा टिल्ट इफेक्ट होगा तो मोर इंटेंस सीजन भी बोथ हेमिस्फीयर में क्या होंगे? इंटेंस होते जाएंगे। समर ज़्यादा हॉटर होता जाएगा, विंटर ज़्यादा कोल्ड होता जाएगा। ओवल डिटरमाइंस वेयर इन द ऑर्बिट द सीजन अकर। ओवल से ये पता चलता है कि कौन ऑर्बिट में सीजन कौन सा होगा। इन द ऑर्बिट सीजन्स अकर। ओवल से कि ऑर्बिट में, इन द ऑर्बिट द सीजन अकर्स, ऑर्बिट में जो सीजन होते हैं उससे ओवल से पता चलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द सीजन व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीजन जब अर्थ क्या होता है, सन के नज़दीक है, तो उस समय सीजन क्या है? अर्थ करेंटली रीचिंग इट फॉरदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द साउदर्न हेमिस्फीयर विंटर। अब जो साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर पड़ता है, अर्थ क्या होता है? सन से फॉरदेस्ट पॉइंट पे रहता है, दूर रहता है। देयरफॉर साउदर्न हेमिस्फीयर विंटर आर स्लाइटली कोल्डर।
इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर का जो विंटर होता है वो अपेक्षाकृत कोल्डर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर से, और साउदर्न हेमिस्फीयर का समर जो होता है स्लाइटली गर्म होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अपेक्षाकृत। एक पॉजिटिव फीडबैक आता है जो कि इंक्रीज्ड रिफ्लेक्शन से आता है, जिसे एल्बिडो बोला जाता है। सन एनर्जी जो क्या होती है आइस शीट से क्या होने लगती है, रिफ्लेक्ट होती है, और टेम्परेचर भी ड्रॉप देखने को मिलता है। आइस शीट क्या करती है, अपने आप को एक्सपेंड करने लगती हैं। दिस वुड बी इन्हांस्ड बाय सी लेवल फॉल, और इससे क्या होता है, सी लेवल का फॉल भी देखने को मिल सकता है। और आइस शीट ग्रोथ जो है वो भी, आइस शीट ग्रोथ अलाउइंग आइस शीट टू एक्सपेंड फर्दर, आइस शीट की जो ग्रोथ है वो आइस शीट को एक्सपेंड होने में फर्दर बढ़ाती जाएगी लैंड पे, और जैसे एल्बिडो बढ़ता जाएगा। दूसरा एक फीडबैक है जो कि एक सेंटर ऑफ रिसर्च भी रहा है लास्ट 2 डिकेड से, कि जो चेंजेज हो रहे हैं थर्मोहेलाइन डीप वाटर सर्कुलेशन में, जो समुद्र में जो थर्मोहेलाइन डीप सर्कुलेशन होता है, वाटर का सर्कुलेशन होता है, थर्मोडायनेमिक सर्कुलेशन जो होते हैं ओशियन में, उसमें रोल ऑफ ओशियन भी चेंज हो रहा है। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के रोल ऑफ ओशियन इन चेंजिंग एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में चेंज हो रहा है। जो ओशियन का रोल था एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन चेंज होने की वजह से वो भी चेंज हो रहा है। आइस कोर फ्रॉम द मिडल ऑफ द ओल्डेस्ट आइस शीट्स इन द ग्रीनलैंड अंटार्कटिका कंटेंट बबल ऑफ गैसेज। जो आइस कोर हैं मिडल ऑफ द ओल्डेस्ट आइस शीट, जो ओल्डेस्ट आइस शीट हैं उसके मिडल मध्यकाल के जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में हैं, वो बबल ऑफ गैसेज भी उसके अंदर हैं कोर में। ये बबल एयर फ्रॉम द टाइम व्हेन द स्नो फेल दैट लेटर फॉर्म द आइस, ये उस समय के हैं जब स्नो फॉर्म हुआ जब, और बाद में आइस में कन्वर्ट हुआ। बबल्स जो कंटेन करते हैं उनमें डाटा है कि आइस कोर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इंडिकेट करता है, उस कंसंट्रेशन को जो एटमॉस्फेयर में था ग्रेटर था ड्यूरिंग इंटर ग्लेशियल और लोअर था ग्लेशियल पीरियड में। इंटर ग्लेशियल पीरियड जब ये क्लाइमेट चेंज हुआ तब इंटर ग्लेशियल पीरियड कहा जाता है, और उस पीरियड में क्या हुआ कि ज़्यादा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिला, और लोअर था जब पहले ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे ग्लेशियल पीरियड में, उस समय कार्बन का कंटेंट जो था एटमॉस्फेयर में वो कम था। ग्रीन हाउस गैस जो हो गए कार्बन डाइऑक्साइड को कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया एटमॉस्फेयर में, और अर्थ के टेम्परेचर को भी अफेक्ट करते चले गए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है फेयरली इजीली बिटवीन द ओशियन एंड द एक्सचेंज फेयरली इजीली बिटवीन द ओशियन एंड द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज देखने को मिलता है वो ओशियन एटमॉस्फेयर में बहुत आसानी से होता रहता है। अगर ये चेंज हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ओशियन सरफेस वाटर, तो ये एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन को भी अफेक्ट करेगा, और अर्थ का क्लाइमेट क्या होने लगेगा, या तो वार्म होने लगेगा या तो कूल होने लगेगा। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जो कि टेम्परेचर और साल्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा होता है, वो स्ट्रॉन्ग और डीप करंट जो होते हैं वो पंप करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट को जो ओशियन के सरफेस से ऊपर की तरफ डीपर वाटर सरफेस से, और फिर से ये सरफेस पे चलता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन चलता रहता है। थर्मोहेलाइन बेसिकली बोले तो टेम्परेचर, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, हेलाइन मीन्स साल्ट। इनका भी बहुत बड़ा रोल है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेंटेन करने में। सेंसिटिव जोन है जहाँ पे डाउन वेलिंग और अपवेलिंग होती रहती है। डाउन वेलिंग मतलब जो ये ओशियनिक करंट्स हैं वो नीचे ऊपर होती रहती है, और ऐसे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का पंपिंग होता रहता है। अगर थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन करंट फैशन में चले तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द ओशियन फ्लोर वुड बी स्टर अप। जो ओशियन के फ्लोर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है, जो कि जीवों को मरने से वहाँ पे कार्बन का कंटेंट बढ़ता गया है, अगर वो स्टर हो जाए, हिलने मतलब वो घोल दिया जाए, तो वो ऊपर की तरफ आएगा सरफेस पे, और डीप कार्बन स्टोर जो हो गया वो सरफेस पे चला आएगा क्विकली, और थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जो होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा।
और सरफेस ऑफ ओशियन क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से और लेस रिटर्न हो गया एटमॉस्फेयर में। तो ओवरऑल दिस प्रोसेस क्या करेंगे, डिक्लाइन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा को कम करने लगेंगे, कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। और ओशियन प्लांट क्या करेंगे, कंटिन्यू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो कंटिन्यू फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र जो होता है इक्वेटर और पोल में, वो किसके द्वारा इफेक्ट होता है, ओशियन सर्कुलेशन के द्वारा इफेक्ट होता है। ये एविडेंस है कि थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जो होता है वो स्लो डाउन हुआ है ग्लेशियल पीरियड के दौरान। वन रीजन सजेस्टेड फॉर दिस इज द चेंज इन लोकल एयर करंट अराउंड थिक आइस शीट। एक रीजन सजेस्ट किया गया है इसके लिए कि जो लोकल एयर करंट्स होते हैं थिक आइस शीट के पास चारों तरफ, वो भी जिम्मेदार हो सकते हैं। रिड्यूस इवेपोरेशन इन सेंसिटिव एरिया ऑफ द डीप वाटर फॉर्मेशन इन नॉर्थ अटलांटिक। इवेपोरेशन जो हुआ है वो भी कम हुआ है, डीप वाटर फॉर्मेशन जो हो रहा है, सेंसिटिव एरिया बन रहा है डीप वाटर फॉर्मेशन में। अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक में जो विंड क्या करता है, इवेपोरेशन करता है और वाटर को मोर सलाइन करता है। ऐसे क्या होता है, मोर डेंस जो होंगे वो क्या होंगे, सिंक करेंगे, और जो हल्के डेंस होंगे वो ऊपर होंगे। तो अपवेलिंग और ड्वेलिंग की जो प्रक्रिया है वो ऐसी चलती रहती है। आगे जो होल डीप ओशियन सर्कुलेशन बिकम मोर स्लगिश। अगर वाटर मोर सलाइन हो रहा है तो वो क्या होगा, मोर डेंस होगा और वो सिंक कर जाएगा। कुड स्लो डाउन द रेट ऑफ सिंकिंग और स्विच इट ऑफ सो द होल डीप। अगर ये सिंकिंग की प्रक्रिया स्लो डाउन हो गई या बंद हो जाएगी तो पूरा होल ओशियन सर्कुलेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ये प्रभावित करेगा पूरे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को। रिटर्न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डीप टू एटमॉस्फेयर वुड स्लो एंड द अपवेलिंग दैट अकर एल्सवेयर वुड बी रिड्यूस। कहीं अपवेलिंग हो रही है, कहीं ड्वेलिंग हो रही है, वो प्रभावित होगी इसकी वजह से। एबव थ्री पूरी तरह तो एक्सेप्ट नहीं की गई है, लेकिन बिलीव किया जाता है कि नॉर्थ अटलांटिक जो है बहुत सेंसिटिव पार्ट है अर्थ क्लाइमेट सिस्टम का, वहाँ से अर्थ का क्लाइमेट प्रभावित होता है और चेंजेस जो हैं ग्लोबल दैट कैन हैव ग्लोबल इम्पैक्ट। यहाँ पे जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो ग्लोबली इम्पैक्ट पहुँचाएगा, प्रभावित करेगा। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, वो 0.7 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ा हुआ है, वार्म हुआ है 15 सालों में, पार्टिकुलरली ओवर 15 साल का जो पीरियड है उसमें। और ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एटमॉस्फेयर में ग्रेटर हुए हैं रफली हाफ फास्ट मिलियन ईयर्स अगो। जो हाफ मिलियन ईयर्स का जो पीरियड है वो उसमें, और कंसंट्रेशन ये राइज हो रहा है रिसेंट डिकेड में। टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है पूरे ग्लोब में वो नॉर्दर्न लेटीट्यूड में एग्जेजरेट हो रहा है, ज़्यादा ही नॉर्दर्न लेटीट्यूड में हो रहा है। फॉर द आर्कटिक टेम्परेचर ओवर द लास्ट 100 years हैव इंक्रीज एट ट्वाइस द रेट ऑफ ग्लोबल एवरेज। आर्कटिक का जो टेम्परेचर है वो 100 साल में, जो 100 सालों में इंक्रीज हुआ है दोगुना ग्लोबल एवरेज का। ओशियन हैव वार्म डाउन टू डेप्थ एट लीस्ट 3000 मीटर। ओशियन का जो गर्म होने का जो डेप्थ है वो 3000 मीटर तक हुआ है। और ऐसे क्या हुआ है, इंक्रीज इन रेनफॉल इन नॉर्दर्न यूरोप, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका बिटवीन 1900 to 2005। ऐसे क्या रेनफॉल में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जैसे कि नॉर्दर्न यूरोप, नॉर्दर्न सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न नॉर्थ साउथ अमेरिका 1900 से 2005 के बीच में। रेनफॉल क्या हुआ है, साहेल एरिया में डिक्लाइन हुआ है, मेडिटेरेनियन में, साउथ अमेरिका में और साउदर्न एशिया में। ये इट इज़ also likely that both heat waves and heavy precipitation event have become more frequent over the most land area।
इसकी वजह से क्या हुए हैं, जो क्लाइमेट चेंज हुए हैं, तो हीट वेव और बहुत ज़्यादा बारिश कहीं देखने को मिल रही है, कहीं ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। ये फ्रिक्वेंट हो गए हैं बहुत मोस्ट लैंड एरियाज पे। जैसे एग्जांपल लूँ, सोलर साइकिल जो है इंक्लूडिंग सन स्पॉट, जो कि एक डार्क मार्क होता है सोलर सरफेस पे, वो 11 साल के एक साइकिल होती है उसमें होता है, और एनर्जी जो उसमें से निकलती है जो अर्थ पे रिसीव होती है वो भी इफेक्ट करती है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को। ये भी एक विवाद का ही विषय है। हाउ एवर द सन एनर्जी रिलीज बिटवीन 1992 एंड 2010 आर लोअर देन द नॉर्मल। जो नॉर्मल से ये एनर्जी जो रिलीज हुई है कम है, लेकिन ऑब्जर्व राइज जो देखा गया है, राइज देखने को मिला है नियर सरफेस ओशियन टेम्परेचर में, इसके अगेंस्ट विपरीत बात करता है। वोल्केनिक इरप्शन भी क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस को एटमॉस्फेयर में इजेक्ट करते हैं, और ये क्या होता है, ऐसे फ्रिक्वेंट देखे गए हैं 100 सालों में वोल्केनिक इरप्शन, वो भी ग्लोबल वार्मिंग के ट्रेंड को बढ़ाने में जिम्मेदार हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ह्यूमन हैव इमिटेड। अब दूसरा इसमें आता है, ये तो हम लोग ज्योग्राफिकल बातें कर रहे थे, अब आता है कि ह्यूमन ने भी इमिट किया है कार्बन डाइऑक्साइड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड वेजिटेशन। तो इंक्रीज ऑफ मीथेन कंसंट्रेशन भी हुआ है, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में, फूड प्रोडक्शन में, राइस फील्ड से भी होता है, लाइव स्टॉक के रिमिनेंट से होता है, लैंड फील्ड से होता है, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट से होता है, वेजिटेशन बर्निंग से होता है। तो इससे भी मीथेन का कंसंट्रेशन देखने को मिला है। 1/3 ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन जो होता है ह्यूमन एक्शन के द्वारा होता है। ह्यूमन ने फ्यूम्स स्मोक को भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा इमिट किया है। ये एरोसोल जो होते हैं वो सन की एनर्जी जो आती है उसको पार्टली शील्ड कर देते हैं, आने से रोक देते हैं और रिफ्लेक्ट कर देते हैं। नॉट ऑल एरोसोल बिहेव इन द सेम। सारे एरोसोल ऐसे नहीं बिहेव करते हैं। कुछ ऐसे एरोसोल हैं जैसे वेजिटेशन बर्निंग से ब्लैक कार्बन जो निकलता है, ब्राउन क्लाउड्स जो बनते हैं, वो क्या अर्बन सोर्सेज से, ये अपोजिट इफेक्ट रखते हैं। पहले वाला जो मैंने बताया, जो एरोसोल क्या करते हैं, सन की एनर्जी को शील्ड करके वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो पहले वाले की वजह से कूलिंग और बाद वाले की वजह से वार्मिंग की घटना देखने को मिलती हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है IPCC, जो अपने रिपोर्ट 2007 में बताया है, सिमुलेट किया है कि नेचुरल प्रोसेस और मैन मेड का मिला जुला रूप है ये क्लाइमेट चेंज। मतलब 70% नेचुरल प्रोसेस है और 30% मैन मेड है। अब हम समझते हैं कि हीट डोम जो ये घटना देखने को मिल रही है कनाडा में और वेस्ट USA में, इंटीरियर पार्ट में भी USA के, तो वो क्या है, जो हाई प्रेशर का रिज होता है वो बन रहा है वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट और वेस्ट में, जिसे हीट डोम कहा जा रहा है। ये क्या होते हैं, बेसिकली कहाँ से आते हैं, एल्यूशन आइलैंड्स जो है अलास्का में, वहाँ से हाई प्रेशर आ रहे हैं, हाई प्रेशर वहीं से क्रिएट हो रहा है। बिकम्स एस्टेब्लिश 4 कॉर्नर रीजन लेटर, एंड एक सेकेंडरी सिस्टम जो है, जो कि वेस्ट सेंट्रल कनाडा से निकल रहा है, जो कि जेम्स बे और हडसन बे से निकल रहा है, ये भी हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये दोनों सिस्टम की जो एनर्जी है वो जिम्मेदार है टेम्परेचर का जो अनयूजुअल देखने को मिल रहा है टेम्परेचर, उसके लिए। ये क्या करते हैं कि मेराइन जो एयर आ रहे हैं पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट से, तो वो उसको रोक देते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ USA में जाने से। तो ये क्या होता है कि हीट का यहीं पे ट्रैपिंग हो जा रही है, और हीट का जो एयर का जो फ्लो है वो अंदर तक नहीं जा पा रहा है, इंटीरियर तक, और हीट यहीं ट्रैप हो जा रही है। तो जिससे एक कंडीशन बन रहा है हीट डोम का। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट गॉट इंटेग्रल इन द पार्टिकुलर रीजन। अब ये हीट डोम का जो कारण है वो बताया जा रहा है कि लानिना है। लानिना एक क्लाइमेटिक पैटर्न होता है जो कि स्ट्रॉन्ग विंड क्या करते हैं, ब्लो करते हैं वार्म वाटर को एट द ओशियन सरफेस पे। गर्म वाटर का ब्लो होता है स्ट्रॉन्ग विंड के द्वारा ओशियन के सरफेस पे, जो कि मूव करता है वेस्ट पे, और कोल्ड फ्रॉम द डीप, जो डीप सर्कुलेशन है ओशियन का, कोल्ड डीप वाटर जो है वो साउथ अमेरिका के पास के कोस्ट पे राइज देखने को मिल रहा है,
और वेस्ट में गर्म वाटर का देखने को मिल रहा है। अब इसमें एक और टर्म आता है कि जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो होती है, ट्रोपोस्फियर के पास एक रॉसबी वेव्स होती हैं जो फास्ट मूविंग बैंड्स ऑफ एयर होती हैं, जो 3 मीटर पर सेकंड की तेज़ी से मूव करती हैं। ये इनको बोला जाता है जेट स्ट्रीम। जो कि कैसे क्रिएट होते हैं ये जेट स्ट्रीम बनते क्या हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से। जो टेम्परेचर ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है, कहीं ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडी, इसकी वजह से हो रहा है ये टेम्परेचर में चेंजेज की वजह से। जेट स्ट्रीम जो होते हैं 1000 ऑफ किलोमीटर के लंबे होते हैं और 100 ऑफ किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है, सेवरल किलोमीटर की इसकी डेप्थ होती है। शेप ऑफ रॉसबी वेव जो होती है हाई लेवल वेस्टर्लीज में। लोकेशन ऑफ जेट स्ट्रीम जो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें लार्ज सर्कुलेटिंग एयर मासेज होते हैं जो अर्थ के सरफेस के अक्रॉस होते हैं मिडिल लैटिट्यूड में। मिडिल लैटिट्यूड में अर्थ के सरफेस के ये चारों तरफ एक आर पार का अर्थ के सरफेस में ये बनाते हैं सर्कुलेशन एयर मासेज का। सर्कुलेटिंग सरफेस एयर पैटर्न ब्रिंग वार्म एंड कोल्ड एयर मासेज। ये वार्म कोल्ड एयर मासेज ले आते हैं टुगेदर, और डिफरेंट काम विंडी और ड्राई और वेट कंडीशन को भी ये क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। वेवी रोजबी वेव्स, वेवी जेट स्ट्रीम जो है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं। मोर वेवी बकलिंग और स्लो मूविंग जेट स्ट्रीम का निर्माण हो रहा है, जो कि इलोंगेटेड होते जा रहे हैं और फैलाव होता जाता है। फैलाव होते जाने के कारण ये ब्रेक करते हैं और स्पिन करते रहते हैं छोटे छोटे ये ओमेगा शेप में बन के। ये क्या करते हैं, इस फेनोमेना को, जो नेचुरल घटना है, ये नेचुरल फेनोमेना ब्लॉक कर देता है और ओमेगा ब्लॉकिंग भी बोला जाता है इसको। इनसाइड ओमेगा क्या होता है, हीट पूल्स का निर्माण होता है, हीट उसमें पूलिंग करता रहता है और इंटेंसीफाई होता है। ये भी एक हॉट डिबेट है। तो ये कैसे होता है वो समझ लेते हैं। एक जैसे ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे रोजबी वेव मिडिल लैटिट्यूड में ट्रेवल कर रही है, यहाँ से हीट कन्वेंशनल करंट बना और ये गया, इसके अंदर ही हीट क्या हुआ, ट्रैप होने लगा। हीट ट्रैप होने की वजह से क्या होगा कि ये ब्लॉकेज कर देगा, ये पूरी तरह मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि रोजबी वेव का स्लो मूवमेंट हो रहा है। ये स्लो मूवमेंट होने की वजह से ये पूरी तरह सर्कुलेट नहीं हो रहा और हीट यहीं पे ट्रैप हो जा रही है, इस एरिया में ट्रैप होती जा रही है। ये छोटे छोटे जो रोजबी वेव टूट के ओमेगा के निर्माण कर रहे हैं और यहीं पे हीट का ट्रैपिंग देखने को मिल रहा है, तो ये बन जाता है हीट डोम। तो ये आज का टॉपिक हमने हीट डोम को समझा। आशा करता हूँ कि हीट डोम को अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा और हिस्ट्री जो क्लाइमेट चेंज की है उस चीज़ को भी अच्छे से समझा होगा। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।